बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर से। बड़ी खबर ये है कि खान सर, जो कि पटना वाले खान सर हैं, वह राजनीति में आना चाहते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दरअसल बात यह है कि शिक्षक खान सर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दरअसल बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि क्या खान सर आने वाले समय में राजनीति में कदम रखेंगे। ये कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल इस मुलाकात के समय बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे, जिसकी वजह से चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। लेकिन खबर है कि खान सर ने इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार के शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदम का न सिर्फ समर्थन किया है, बल्कि दारोगा और शिक्षक परीक्षा में सरकार के द्वारा बेहतर कदम उठाए जाने पर उसकी सराहना के साथ ही कुछ और सुझाव भी दिए हैं। अब ऐसे में खान सर के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अब खान सर के भी चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या खान सर जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये चर्चा चल रहा है। वहीं पर इस मुलाकात के बाद खान सर ने बताया है कि फिलहाल राजनीति में आने का उनका कोई भी इरादा नहीं है, वे अपना काम करने के लिए हैं, लेकिन राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, यह भी कहा है खान सर ने। दोस्तों बिहार में अगर किसी भाई की जान चली जाती है तो सर्वे में क्या उनका नाम चढ़ेगा, ये सवाल है बहुत लोगों के मन में। आपको बता दो कि बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार जमीन सर्वे में मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा। इसको लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में अगर किसी की जमीन के दस्तावेज में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसका निधन हो चुका है तो फिर उसके सभी वारिसों के नाम सर्वे में दर्ज किया जाएगा, लेकिन मृत व्यक्ति का नाम जमीन के रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया जाएगा। आपको बता दूं कि अगर किसी भाई की मृत्यु हो चुकी है तो फिर उसके सभी बच्चों के हस्ताक्षर जरूरी है। इसके बाद जमीन सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। जहां आप जमीन सर्वे के बारे में जानकारी के लिए अपने इलाके के सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा कि जमीन सर्वे के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 3(1) में पूर्वजों के मृत्यु प्रमाण पत्र की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नाम दर्ज करके सर्वे शिविर में जमा करें, जहाँ ग्राम सभा में इसे सत्यापन कर लिया जाएगा। दोस्तों अयोध्या के रहने वाले एक संत ने ऐसा बयान दे दिया है जो खलबली मच गई है। यहाँ तक कि सरकार को भी सोचना पड़ गया है कि आखिर ये कैसे ये बयान दे सकते हैं। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के महंत धर्मदास ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू मुस्लिम को लेकर के सरकार को घेर लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए महंत धर्मदास ने कहा कि चाहे किसी की सरकार हो, लेकिन अगर वे अराजकता को उत्साहित करती है तो सरकार नहीं है, ये हिंदू का लड़का है और इसके अत्याचार करने पर इनाम दे दो। वहीं पर मुसलमान का लड़का गलत करता है तो इसकी जान ले ली जाती है। ऐसा नहीं चलता है और चलना भी नहीं चाहिए। महंत धर्मदास ने आगे कहा कि अपने अगल बगल में देखो कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। अगर कोई भूखा है तो फिर सबसे पहले उसे खाना खिलाओ। ये सभी किताबों में लिखा हुआ है, इसमें कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है। जब स्वार्थ में देश का बंटवारा हुआ है, केवल राम राम कहने से या फिर सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने से फायदा नहीं होता है, कर्म करने से फायदा होता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दहशतगर्द का कोई भी धर्म नहीं होता है, कोई माँ बाप नहीं होता है। दोस्तों अगर आप भी सांप को देख करके डर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि घर में सांप घुस जाए क्योंकि भी बारिश का मौसम है, तो ये बात स्वाभाविक आप सोच भी सकते हैं। अगर घर आपका कहीं ऐसे इलाके में हो जहां पर सांपों का बसेरा हो तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको भी बताएंगे कि आखिर आप इस सांपों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खबर देने की क्या जरूरत पड़ गई भाई। तो आपको बता दो कि ये खबर हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि हर साल सैकड़ों लोगों की सांप काटने की वजह से जान चली जाती है और इनमें ज्यादातर सांप उस वक्त काटते हैं जब लोग घर में सोए हुए रहते हैं, घर में रहते हैं, यानी कि घर में ही सांप काटते हैं। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे आप क्या करें जो आपके घर में सांप ना प्रवेश कर सके। तो हम आपको भी बताएंगे ना। तो आपको बता दूं कि मानसून के आते ही सांपों के घरों में घुसने की घटनाएं बढ़ जाती है। विशेष करके ग्रामीण जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये समय बेहद संवेदनशील होता है। इस दौरान सांप के काटने के कई मामले सामने आते हैं जो कभी कभी जानलेवा साबित हो सकते हैं। जहाँ आदिवासी समाज में सांपों के बचाव के लिए कई पारंपरिक उपाय अपनाए जाते हैं, जिसमें विशेष
प्रकार के पौधे और फिर घरेलू उपायों का इस्तेमाल होता है। दरअसल पलामू जिले के चेरो आदिवासी समुदाय के लोग सांपों से बचाव के लिए अपने घरों के बाहर घोर बच का पौधा लगाते हैं। इस पौधे की गंध सांपों को घर के अंदर आने से रोकती है। आदिवासी मान्यता के अनुसार ये पौधा सांपों के लिए लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है और ये तरीका बेहद प्रभाव साबित हुआ है। जी हाँ, आप इस तरीके के पौधे लगा करके अपने घर में सांप को प्रवेश करने से रोक सकते हैं। वहीं पर दूसरा तरीका है महुआ की खली से सांपों को भगाना। जी हाँ, अगर कोई सांप गलती से घर के अंदर घुस जाता है तो आदिवासी समाज महुआ की खल्ली जला करके सांपों को भगाने का उपाय करता है। दरअसल महुआ के डोरी से निकाला गया तेल जब प्रसंस्करण के बाद बचता है तो उसे खली कहते हैं, खल्ली कहते हैं। इस खली को जलाने से निकलने वाले धुआं सांपों को घर से दूर रखने में मदद करता है क्योंकि सांप इस गंध से दूर भागते हैं। वहीं पर मिट्टी के तेल का छिड़काव, जब मिट्टी के तेल का छिड़काव भी सांपों को दूर भगाने के लिए एक पारंपरिक उपाय है। आदिवासी समाज में यह माना जाता है कि मिट्टी के तेल के गंध सांपों को नापसंद होती है और इससे वे घर से के पास नहीं आते हैं। ये उपाय भी गाँव और फिर जंगलों के किनारे रहने वाले लोग अपनाते हैं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला हम आपको बताएंगे कि आखिर ये क्या है। तो आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही मुंबई में बाबा सिद्दीकी की जान ले ली गई थी। ऐसे में मुंबई जाने के बाद उनके बेटे जिशान सिद्दीकी से उन्होंने मुलाकात। इस बीच सोशल मीडिया पर पप्पू यादव का इस्लाम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। पप्पू यादव का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो एक मंच से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मंच पर पीछे में जो पोस्टर लगा है उससे पता चलता है कि मुस्लिमों के किसी कार्यक्रम में वे गए हैं। वीडियो कब का है और कहां का है इसकी पुष्टि एडीबी लाइव नहीं करता है। वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा क्लिप काट करके शेयर किया जा गया है जो कि वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पप्पू यादव कहते हैं कि अल्लाह को यदि आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। यह कहना है पप्पू यादव का। जी हाँ, साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन आज नहीं कबूल कर पाया है। इस वीडियो को कई लोगों ने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है और पप्पू यादव पर हमला किया है। एक यूजर ने लिखा है कि पूरी दुनिया को इस्लाम बनाने की इच्छा रखने वाले पप्पू यादव कृष्ण वंशज है, हिंदू है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कृष्ण होते तो फिर उन्हें भी यकीन होता। एक और यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पप्पू यादव ने अल्लाह को महसूस कर लिया है, जल्द ही ये कलमा भी पढ़ने वाले हैं। ऐसे लोग खुद को यदुवंशी कहते हैं, शर्म की बात है। दोस्तों, बिहार में हेडमास्टर रसोईया के साथ रंग रलिया मनाते हुए पकड़े गए हैं। मामला बिहार के मधुबनी जिला के हैं। मधुबनी जिला के हर लाखे प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय तकिया टोला हिसार में ग्रामीणों ने एक प्रधान अध्यापक को रसोईया के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ ने प्रधान अध्यापक की जमकर के पिटाई कर दी है। प्रधान अध्यापक की पहचान आशुतोष कुमार के रूप में की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हेडमास्टर को रसोईया के साथ रंग रलिया मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। उनकी पत्नी ने ही ग्रामीणों के साथ मिलकर के उन्हें बंधक बना ली और पिटाई की। यह घटना की सूचना पाकर के फिर हर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और फिर काफी मशक्कत के बाद हंगामा को शांत कराया। वहीं पर हेडमास्टर की पत्नी ने दावा किया है कि उनके पति का स्कूल की रसोईया के साथ 3 साल से अवैध संबंध चल रहा है। जब कई बार मना करने के बावजूद भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। मिल रही जानकारी के अनुसार रार गांव निवासी हेडमास्टर आशुतोष कुमार तकिया टोला हिसार के प्राइमरी स्कूल में प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उसकी पत्नी चुपचाप रार गांव से तकिया टोला पहुंची। जब कुछ ग्रामीणों की मदद से अपने पति को रसोईया के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना के बाद रसोईया भी हेडमास्टर के साथ रहने के लिए अड़ गई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। दोस्तों, बिहार में हटाए गए 1 लाख से अधिक पैक्सों के लिए गुड न्यूज है। फिर से उनकी बहाली होगी। जी हाँ, उनकी सदस्यता फिर से बहाली होने जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में पैक्सों से हटाए गए 1 लाख से अधिक सदस्यों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जब मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए सभी सदस्यों को फिर से बहाल करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। जब बिहार में अगले महीने होने वाले पैक्स चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया जिसमें पैक्सों की सदस्यता से संबंधित नियम 7(4) को असंवैधानिक करार देते हुए इसे नियमावली से हटाने को कहा था। जब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पैक्सों से हटाए गए 1 लाख से अधिक सदस्यों की सदस्यता बहाल होने के बाद उनका नाम मतदाता सूची से जोड़ दिया जाएगा। यह कोर्ट के आदेश पर सहकारिता विभाग ने सभी सहायक निबंधन और जिला सहकारिता पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद हटाए गए सदस्यों की सदस्यता को बहाल करें। सदस्यता बहाल किए जाने के बाद उसके नाम
नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए। इसके साथ ही सहकारिता विभाग ने अपने पूर्व के उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें नियम 7(4) को विलोपित करने का निर्देश जारी किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर हार्ट अटैक सबसे ज्यादा क्यों आती है और हार्ट अटैक आने का कारण क्या है? अगर आप जान जाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो चीज आप भी कर रहे हैं, आप वो चीज खा रहे हैं जिससे हार्ट अटैक ज्यादा आता है। वो है तेल। और कौन सा तेल, हम आपको ही बताएंगे। दरअसल भारत के तेल बाजार में अब सबसे ज्यादा विदेशी तेल बिक रहा है। आप जानते हैं एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है, जहाँ उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पामोलिन तेल। ये पामोलिन तेल सबसे ज्यादा भारत के बाजार में है, वो भी लाखों टन। अब पामोलिन तेल का भाव भारत में आके पड़ता है 20 से 22 रुपए लीटर, और भारत के किसान जो कि तेल उत्पन्न करके देता है वो है 40 रुपए लीटर। अब पामोलिन तेल का भाव भारत में आके पड़ता है अब 45 रुपए प्रति लीटर, जो कि भारत के किसान तेल उत्पन्न करके देता है 85 रुपए लीटर। अब भारत का किसान सरसों का तेल पैदा करे 50 रुपए लीटर, नारियल का तेल पैदा करे 60 रुपए लीटर, तिलहन का तेल पैदा करे 90 रुपए लीटर, पर पाम तेल का भाव मिलता है मुश्किल से 45 रुपए लीटर। तो सारे तेल बेचने वाले उद्योगपति धड़ल्ले से लाखों टन पाम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि ला रहे हैं, और उस पाम तेल को मिलावट करके आपको बेच रहे हैं। आप बाजार से डिब्बा बंद करके जितना भी तेल ला के खाते हैं वह सब पाम तेल है। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि 4 से 5 साल पहले हमारे देश में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी भी दूसरे तेल में मिला कर नहीं बेचा जा सकता है। अगर मिला करके बेचता है तो वो GATT करार और WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पामोलिन तेल किसी भी तेल में मिलाकर के बेचा जा सकता है। रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल के नाम से बाजार में जितना भी तेल मिल रहा है वह सब पाम तेल है। इस पाम तेल के 2 दुष्परिणाम होते हैं। नंबर 1, जो किसान सरसों नारियल तेल पैदा कर रहे थे उनको नुकसान, क्योंकि उनके अपने तेल का भाव नहीं मिल पाता है। नंबर 2, जो पाम तेल खाएगा उसको हार्ट अटैक जरूर होगा, क्योंकि पाम तेल में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट्स है, और ट्रांस फैट्स कभी भी शरीर में विघटित नहीं होता, यानी कि गलता नहीं है, किसी भी तापमान पर विघटित नहीं होते हैं। और फैट्स जमते जमते जरूरत से ज्यादा जब फैट्स जम जाता है तो फिर हृदयाघात आता है, यानी कि हार्ट अटैक आता है, और आदमी की जान चले जाती है। ब्रेन हेमरेज होता है और आदमी को पक्षाघात होता है, हाइपर टेंशन आता है, BP बढ़ता है, और भी कई सारे बीमारी होती हैं। जो आपको बता दूं कि तेल का बाजार अब पूरी तरीके से विदेशियों के कब्जे में चला गया है। हमारे भारत देश का जो तेल बाजार है वह विदेशी के कब्जे में है। तो ऐसे में दोस्तों, कि आपको क्या लगता है, कभी विचार किया है इस बारे में? नहीं किया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप कैसे तेल खाते हैं, अपना घर का तेल खाते हैं या फिर खरीद के खाते हैं। आपको बता दूं कि जिस रिफाइंड तेल से आप अपनी और फिर अपने छोटे बच्चे की मालिश तक नहीं कर सकते, जिस रिफाइंड तेल को आप बालों में नहीं लगा सकते, आखिर उस हानिकारक रिफाइंड तेल को कैसे खा लेते हैं, ये भी सवाल है। आज से 50 साल पहले तो कोई भी रिफाइंड तेल के बारे में जानता तक नहीं था। ये पिछले 20 से 25 सालों से हमारे देश में आया है। कुछ विदेशी कंपनी और फिर भारतीय कंपनियां इस धंधे में लगी हुई है। उन्होंने चक्कर लगाया और टेलीविजन के माध्यम से जम करके प्रचार किया, लेकिन लोगों ने इनकी बात को माना नहीं। तब इन्होंने डॉक्टरों के माध्यम से कहलवाना शुरू कर दिया। जब डॉक्टरों ने अपने प्रिस्क्रिप्शन में रिफाइंड तेल लिखना शुरू कर दिया कि तेल खाना तो सफोला का तेल खाना या फिर सनफ्लावर का खाना, ये नहीं कहते हैं कि तेल सरसों का खाओ या फिर मूंगफली का खाओ। अब क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये रिफाइंड तेल बनता कैसे, ये सवाल है। तो आपको बता दूं कि किसी भी तेल को रिफाइन करने में 6 से 7 केमिकल का प्रयोग किया जाता है, और डबल रिफाइन करने में यह संख्या 12 से 13 हो जाती है। ये सब केमिकल मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं। जब प्रयोगशाला में भगवान का, यानी कि ऊपर वाले का, अल्लाह का बनाया हुआ एक भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है। जब ऊपर वाले का बनाया मतलब प्रकृति का दिया हुआ, जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं, वो नहीं होता है। तेल को साफ करने के लिए जितने केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं इनऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक केमिकल ही दुनिया में जहर बनाते हैं, और उनका कॉम्बिनेशन जहर की तरह होता है। इसलिए रिफाइंड तेल, डबल रिफाइन, और फिर गलती से ये बिल्कुल भी आप ना खाएं, नहीं तो बहुत आप पछता सकते हैं, और अपने घर वालों को भी ना खिलाएं। फिर आप कहेंगे कि आखिर खाए तो खाए क्या? तो आप शुद्ध तेल खाइए, सरसों का तेल खाइए शुद्ध, जो कि आप खुद से आप सरसों को पिसा सकते हैं मिल में जाकर के। वहीं पर मूंगफली का भी तेल खा सकते हैं, तीसी का भी तेल खा सकते हैं, या फिर नारियल का भी तेल खा सकते हैं, लेकिन शुद्ध होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि शुद्ध तेल में बास बहुत आती है, और दूसरा कि शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता है। तो आपको बता दूं कि एक रिसर्च में पता चला है कि ये चिपचिपापन जो होता है तेल में, शुद्ध तेल में, उसका सबसे महत्वपूर्ण वो घटक है। जी हाँ, ये आपको फायदा देता है।
दोस्तों बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार में जमीन के बाद अब प्राइवेट अस्पतालों का भी सर्वे होगा। जी आपको बता दूं कि बिहार सरकार इन दिनों जमीनों के सर्वे का काम तेजी से करा रही है। इसके लिए रोज रोज नए नियमों को लागू करने के साथ ही जरूरत के हिसाब से अधिकारियों को भी जमीन पर उतारा जा रहा है। इसी बीच सरकार ने जमीन के साथ ही बिहार में मौजूद प्राइवेट अस्पतालों का सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की शाखा IDSP राज्य के यानी कि बिहार के सभी निजी अस्पतालों का सर्वेक्षण कराएगी। इसके लिए RD और फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि इस सर्वे के दौरान प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का खाका तैयार होगा। इस दौरान अधिक से अधिक बीमारियों की रिपोर्टिंग निजी अस्पतालों से हो, इसे सुनिश्चित कराया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि बीमारियों की रिपोर्टिंग आने से बीमारियों का पूरा ब्यौरा तैयार करने में मदद मिलेगी। जब प्राइवेट अस्पतालों का सर्वेक्षण के दौरान बताना होगा कि वहां किस प्रकार की सुविधा मिलती है, संस्थान का पूरा पता देना होगा। निजी अस्पतालों को यह बताना होगा कि उनके यहाँ किस तरह के मरीज अधिक आ रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल कितने दिनों से चलता रहा है, ये भी जानकारी देनी होगी। सर्वेक्षण के दौरान निजी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की हर रोज रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एक अस्पताल में औसतन कितने मरीज आते हैं, इसका ब्यौरा तैयार किया जाएगा। निजी अस्पतालों को भेजे फॉर्मेट में कहा गया है कि RD पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अस्पतालों की मैपिंग करा रही है। सभी अस्पतालों को सभी जानकारियां देने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों नीतीश सरकार ने बिहार के किसानों को तोहफा दिया है और ये तोहफा दिवाली का तोहफा दिया है, क्योंकि गेहूं के बीज पर 30% से ज्यादा MSP का दाम मिलेगा। आपको बता दूं कि कृषि विभाग रबी सीजन में 21 जिलों में किसानों को प्रोत्साहित करके उच्च गुणवत्ता युक्त गेहूं बीजों का उत्पादन कराएगा, जहां इस पहल से 20% तक अधिक उपज प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। जब बिहार में 3.5 लाख क्विंटल गेहूं के प्रमाणित बीज के उत्पादन की कार्य योजना बनाई गई है। अहम यह है कि किसानों को 80% अनुदान पर आधार बीज बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पर निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य से 20 से 30% अधिक मूल्य पर किसानों से उत्पादित बीज की खरीद करेगा। जब बीज उत्पादन बढ़ने से किसानों को 2 तरीके का लाभ होगा। जब पहला, किसानों को अनाज उत्पादन करने से ज्यादा मूल्य बीज उत्पादन में प्राप्त होगा। दूसरा, किसानों को राज्य के यानी कि बिहार के जलवायु परिवेश में उत्पादित प्रमाणित गेहूं बीज कम मूल्य पर प्राप्त हो सकेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। आपको बता दूं कि 21 जिलों को प्रमाणित गेहूं बीज के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें 15 जिले पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, शेखपुरा, भोजपुर, अरवल, जमुई, बांका, मुंगेर, मधुबनी, सारण एवं सीतामढ़ी में गेहूं बीज उत्पादन कार्य योजना के माध्यम से कराया जाएगा। वहीं पर 6 जिले दरभंगा, बक्सर, नवादा, जहानाबाद, पटना एवं लखीसराय कृषि उत्पादन संघ के माध्यम से उत्पादन कराया जाएगा। दोस्तों बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर जम करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं और चारों तरफ उनकी चर्चा भी हो रही है, खूब चर्चा हो रही है। जब बीते कुछ दिनों से प्रशांत किशोर की इस वजह से अभी चर्चा हो रही है कि उन्होंने जिन 4 सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित किए थे, उनमें से 2 सीटों के उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। हालांकि प्रशांत किशोर अब इसे रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि बिहार में हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद और स्थानीय राजनीति की समझ रखने वाले प्रशांत किशोर से गलती तो हुई, तो फिर हुए कैसे? ये कैसे हो सकता है कि जिस उम्मीदवार का बिहार के मतदाता सूची में नाम नहीं है, उसके पीछे उसको ये टिकट दे दिया। जब प्रशांत किशोर के इस बचकाने भूल पर विरोधी और फिर राजनीतिक विश्लेषक खूब चटकारे ले रहे हैं। जब कुछ तो यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया है कि प्रशांत किशोर का भी हाथ प्लूरल्स पार्टी बनाने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी वाला ना हो जाए। आपको बता दें कि साल 2019 की बिहार विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने धमाकेदार तरीके से एंट्री की थी, लेकिन चुनाव में बुरा हाल हुआ। जब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी धमाकेदार एंट्री ली है। जब पहले बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को टिकट दिया था, मगर बाद में मोहम्मद अमजद को मैदान में उतार दिया है। प्रशांत किशोर के मुस्लिम उम्मीदवार देने वाली थ्योरी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मोहम्मद अमजद पहले LJP और फिर JDU में रह चुके हैं और उन्हें बेलागंज से चुनाव भी लड़ा है। वहीं पर तराड़ी विधानसभा सीट से पहले सेना के एक पूर्व अधिकारी कृष्ण सिंह को टिकट दिया है, लेकिन आपको बता दें कि उनका तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। फिर कृष्ण सिंह की जगह एक महिला समाज सेवी किरण देवी को मैदान में उतारा है। जब प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को ही जनसुराज पार्टी का गठन किया था। जब पार्टी का गठन करने में उन्होंने तकरीबन 2 साल लगा दिया और इस दौरान बिहार के हर ब्लॉक में जाकर के लोगों की राय जानी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उम्मीदवार घोषित करने के बाद फिर उम्मीदवारों की बदलने की नौबत क्यों आई है। जानकार बताते हैं कि 2 साल से बिहार भ्रमण करने के बाद भी ग्राउंड जीरो की जानकारी का अभाव प्रशांत किशोर के निर्णय में साफ दिखाई दे रहा है।
बिहार के छपरा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के छपरा में एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। जहाँ सारण छपरा के मरोड़ा थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर स्थित होटल आदित्य सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष के निर्देश पर प्रशिक्षु डीएसपी राहुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी करके आपत्तिजनक हालात में 3 युवतियां और फिर 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के साथ जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। जहाँ दोपहर प्रशिक्षु डीएसपी राहुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पूर्व में भी पुलिस ने एक बार देह व्यापार की सूचना पर छापेमारी की थी, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी थी। पुलिस की करीब 1 घंटे की छापेमारी में पुलिस ने होटल प्रबंधक के अलावा 3 लोगों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। दोस्तों, दीपावली पर जनता को सरकार के द्वारा तोहफा दिया है, क्योंकि रिफाइंड और सरसों के तेल का दाम जो है वो गिर गए हैं। आपको बता दूं कि बढ़ती महंगाई से इस दिवाली लोगों को राहत मिली है। जब खाद्य वस्तुओं के दाम स्थिर होने से घर की रसोई इस बार ज्यादा महकने की उम्मीद है। सरसों तेल और रिफाइंड के दाम 5-5 रुपए प्रति लीटर कम हुए हैं। अरहर के दाल और फिर राजमा के दाम भी गिरे हैं। जहाँ इससे ग्राहक और फिर विक्रेता दोनों वर्गों में खुशी है। आपको बता दूं कि शाहगंज बाजार स्थित किराना के थोक और फिर फुटक्कर विक्रेता दीपक अग्रवाल ने बताया है कि आमतौर पर दिवाली या फिर अन्य किसी बड़े त्योहार से पहले खाद्य सामग्रियों के दाम आसमान छूने लगते थे। यह इस बार राहत है। जब 1 माह में कई वस्तुओं के दाम गिरे हैं, कई के दाम स्थिर है। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें बुके देकर के स्वागत किया गया। जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि आ गया मुंबई। दरअसल पिछले दिनों पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिए गए बयान को लेकर के चर्चा में बने हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब 12 अक्टूबर की रात में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और फिर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की जान ली थी, तब पप्पू यादव ने घटना पर दुख जताते हुए अगले दिन लॉरेंस बिश्नोई के धमकी देते हुए 2 टके का अपराधी बता दिया था। पप्पू यादव ने धमकी देते हुए कहा था कि यदि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। लेकिन इस अपने बयान की 5 दिन बाद पप्पू यादव के सुर बदल गए। जब पप्पू यादव के लॉरेंस बिश्नोई से पंगा लेने के बाद पप्पू यादव जब मुंबई निकल रहे थे तो उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि मैं मुंबई जा रहा हूं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसके बाद आज पप्पू यादव मुंबई पहुंचते ही सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि लो मैं आ गया मुंबई। जी हाँ, यानी कि पप्पू यादव को बिल्कुल भी जरा सा भी उन गैंगस्टरों से डर नहीं है, ये कह सकते हैं आप। दोस्तों, बिहार के अररिया लोकसभा से भाजपा सांसद अपने एक बयान को लेकर के विवादों में घिरे हुए हैं। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने हाल ही में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी और फिर इस यात्रा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह ने जो बयान दिया उससे विवाद छिड़ गया है। सांसद का विरोध जमकर के हो रहा है। जहाँ खुद सांसद का दावा है कि उनके बयान को साजिशन तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और माहौल बिगाड़ा गया है। वहीं पर दूसरी ओर सांसद के बयान से एक वर्ग उग्र होकर के सड़क पर उतर गया और फिर आगजनी और फिर नारेबाजी की। सांसद ने दुबई और फिर सऊदी अरब से धमकी मिलने की बात भी कही है। वहीं पर डीएमएसपी ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला है। अररिया सांसद प्रदीप सिंह को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपत्तिजनक और फिर जान से मार देने की धमकी और गाली गलौज दिया गया। इसको लेकर के सांसद प्रदीप सिंह ने आहत होकर के नगर थाने में अपने जान माल की सुरक्षा के लिए आवेदन देकर के जानकारी उपलब्ध कराया है। जब सांसद के IT सेल के कर्मी ने थाने में दिए गए आवेदन में बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स और फिर फोन कॉल आदि ढंग से सांसद को धमकी दी जा रही है। अररिया सांसद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब बार बार कह रहा हूं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके परोसा जा रहा है, इसके बावजूद भी उपद्रवी तत्वों के लोगों को कांग्रेस, AIMIM और राजद के नेता भड़का रहे हैं। वे जिले का माहौल गंदा करना चाह रहे हैं। मेरी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस चुप्पी साधे हुए है। अररिया से भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह द्वारा हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिए गए भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए एक वर्ग युवाओं ने जो कि हाट में 2 अलग-अलग जगहों पर हाईवे जाम कर दिया और पुतला दहन किया। वहीं पर जिले में शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर के DM अनिल कुमार और फिर SP अमित रंजन ने सद्भावना मंच अररिया के बैनर तले गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला है। बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आई है, जहां पर बीती रात एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से आसपास की 7 से अधिक दुकान जलकर के राख हो गई। भारी मशक्कत के बाद दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जहां घटना के संबंध में पीड़ित दुकानदारों ने बताया है कि गंगा स्नान के दिन लगने वाले कुड़िया मेले के लिए फर्नीचर बना करके रखा जा रहा था। इसी दौरान बीती रात करीब 2:30 बजे अचानक आग लग गई। जब तक नींद खुली तब तक आग चारों तरफ फैल गई और देखते ही देखते दुकान का सारा सामान जल करके
राख हो गया। जहाँ आगजनी की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 बड़ी गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जहाँ आग लगी कि इस घटना में 70 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पीड़ित दुकानदारों ने सरकार और फिर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दोस्तों, भारत सरकार आम जनता, खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ईंधन उपलब्ध करवाने और फिर इसे किफायती बनाने के लिए एलपीजी गैस सब्सिडी योजना चलाती है। हाल ही में कार्यक्रम में महत्वपूर्ण अपडेट पेश किए गए हैं, जिससे पात्र उपयोगकर्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। अपडेट किए गए पात्रता मापदंड सरकार ने सब्सिडी लाभार्थियों के लिए पात्रता शर्तों में संशोधन किया है। इसके अनुसार अब से 10 लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक आय वाले व्यक्ति, करदाता, गैस कनेक्शन धारक, सरकारी कर्मचारी और फिर पेंशन भोगी इसके दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा जो लोग स्वच्छता से, स्टडी से बाहर हो गए हैं, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ई-केवाईसी के लिए आवश्यकता और फिर प्रक्रिया सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन प्रक्रिया के तहत उपयोगकर्ताओं को आधार कार्ड, बैंक खाता जानकारी, मोबाइल नंबर और फिर गैस कनेक्शन नंबर जैसे विवरण अपडेट करने की आवश्यकता होती है। ई-केवाईसी को ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिर गैस एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से या फिर डिलीवरी कर्मियों की सहायता से पूरा किया जा सकता है, तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के कई शहरों में पटाखे पर बैन लगा दिया गया है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और इस दीपावली त्योहार पर अपने शहर में पटाखे फोड़ना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते थे और खुशी मनाना चाहते थे, तो अब आप पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि बिहार के कई शहरों में बिहार सरकार की तरफ से बैन लगा दिया गया है पटाखों पर। आपको बता दूं कि बिहार के कुछ शहरों में हाल के दिनों में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बिहार सरकार ने दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पटना के अलावा 3 अन्य शहर गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में ग्रीन पटाखे सहित सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या फिर इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दरअसल संबंध में बिहार सरकार की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पटना और फिर अन्य 3 शहरों गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में ग्रीन पटाखे सहित सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या फिर उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन सभी शहरों में एयर क्वालिटी बेहतर बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं पर बिहार के अन्य शहरों में दिवाली पर केवल हरे या फिर पर्यावरण के अनुकूल पटाखों की अनुमति होगी। दोस्तों, बिहार में सड़क हादसे में करीब 44% की वृद्धि हुई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बहुत बड़ी खबर ये है कि बिहार में 44% सड़क हादसों के मामले में वृद्धि हुई है। आपको बता दूं कि बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले लोगों की जान जाने और सड़क में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन करने से होने वाली बढ़ोतरी के मामले पर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। ये जनहित याचिका विशाल कुमार ने दायर किया है। इसमें यह कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाएं और फिर उनसे होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में इन घटनाओं में 44% की वृद्धि हुई है। अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा में भी दुर्घटनाओं की संख्या काफी बड़ी है। बिहार में बड़ी संख्या में 4 और फिर 2 पहिया वाहनों में वृद्धि हुई है, लेकिन उनके चालकों लर्निंग और फिर ड्राइविंग क्षमता की सही जांच की व्यवस्था नहीं है। बिहार में 38 जिले हैं, जबकि MOI की कुल संख्या 19 है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास पंकज ने बताया है कि बिहार की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है। उसी अनुपात में वाहनों की संख्या बड़ी है, लेकिन फिर भी 2 जिलों में औसतन 1 MOI ही है। ये किस तरह से लर्निंग और फिर ड्राइविंग क्षमता की जांच करते होंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आपको बता दूं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, फिर भी सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवरों के शराब पीकर के गाड़ी चलाने से दुर्घटनाएं बड़ी संख्या में होती है। अधिवक्ता विकास पंकज ने बताया है कि इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। दोस्तों, बिहार में सेटिंग वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षकों की सेटिंग से शिक्षा विभाग काफी ज्यादा परेशान है। अब विभाग ने सेटिंग करने वाले शिक्षकों की नकेल कसने का फैसला कर दिया है। सेटिंग करने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है। शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के लिए ई-सर्विस बुक कराने जा रहा है। अब सरकारी शिक्षकों और फिर स्कूलों के पदस्थापित अन्य कर्मियों की ई-सेवा पुस्तिका तैयार की जाएगी। इसमें शिक्षकों और फिर कर्मियों के सेवाकाल की पूरी जानकारी ऑनलाइन रहेगी। दोस्तों, ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान दाना की वजह से बिहार के कई जिलों में मौसम बदल गया। इस चक्रवात की वजह से कल सुबह से ही घने बादल छाए रहने और फिर बूंदाबूंदी दिन भर बरसने के बाद ठंडी हवा भी चली है, जिससे लोगों को ठंड के आने का एहसास कराया है। आपको बता दूं कि परसों रात ओडिशा और बंगाल में आए चक्रवाती तूफान के चलते शुक्रवार को सूर्योदय के बाद मौसम ने एकाएक करवट ले ली और फिर साफ आसमान पर काले बादल छाए गए। इस दौरान ठंडी हवा भी चलने लगी। हालांकि दोपहर में हल्की धूप बिल्कुल भी नहीं
निकली किशनगंज के आसमान पर, लेकिन काले बादल दिन भर आसमान पर छाए रहे। जब मौसम के बदलने से तापमान में काफी गिरावट आ गई है। आपको बता दो कि कल अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, तो फिर न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। न्यूनतम तापमान के 2 से 3 डिग्री गिरने से सीजन में पहली बार लोगों को ठंड का एहसास हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवात की वजह से अभी 2 से 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं या फिर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। दोस्तों, राजगीर में विश्व शांति स्तूप स्थापना के 55वें वार्षिक समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। जहां लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज बड़ी खुशी की बात यह है कि विश्व शांति स्तूप की स्थापना के 55वें वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही यहाँ देश विदेश खास करके जापान से पधारे सभी अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण साल 1969 में जापान के फ्यूजी गुरुजी ने कराया था। इसका उद्घाटन 25 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने किया था। यह साल 2019 में विश्व शांति स्तूप के 50 साल पूरे हो गए थे। तब हमने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिल्ली जाकर के आमंत्रित किया और फिर वे इस कार्यक्रम में आए थे, जो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भगवान बुद्ध का राजगीर से काफी पुराना संबंध है। वे वेनुगन में रहा करते थे और फिर यहाँ से गया चले गए थे, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से उस स्थान को बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ चले गए, जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया। उसके बाद वे फिर से राजगीर आए और यहीं पास के गिरध पर्वत पर उपदेश देने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने राजगीर में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सभी स्थलों का विकास कराया है। वेनुवन जहां भगवान बुद्ध रहते थे, पहले वहां की स्थिति ठीक नहीं थी, जो इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है और इसका सौंदर्यीकरण कराया गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि हमारे गठबंधन की ही सरकार फिर से झारखंड में बनने वाली है। इस दौरान उनसे पूछा गया है कि तेजस्वी यादव झारखंड में प्रचार कर रहे हैं, आप कब जाएंगे? इस पर उन्होंने कहा है कि हम भी जाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुत उम्मीद है, जहाँ हमारी पार्टी जीतेगी, फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं, हम भी निकल जाएंगे, हम भी जाएंगे। लालू प्रसाद यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी और फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते हैं। मीडिया ने पूछा है कि बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह भड़काऊ बयान देते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में रहना है तो फिर हिंदू बनकर के रहना होगा। इस पर लालू प्रसाद यादव ने कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार और बीजेपी सांसद पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि क्या ये लोग हिंदू नहीं है, सभी पाखंडी है, या नीतीश कुमार क्यों चुप है? इस पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार चुप ही रहते हैं, कब बोलते हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल पटना में हैं, झारखंड और फिर बिहार में हो रहे चुनाव को लेकर के गणित बैठा रहे हैं। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह पर बिहार में 4,553 करोड़ रुपए की लागत से 256 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की योजना को स्वीकृति मिली है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि राम की जन्मभूमि अयोध्या से सीता के जन्म स्थान सीतामढ़ी तक करीब 256 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने का फैसला बिहार के विकास को तेज करेगा। इससे उत्तर बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि रेल लाइन के दोहरीकरण से बिहार को काफी फायदा होगा। ये प्रोजेक्ट 4 साल के अंदर पूरे किए जाने हैं। बिहार की राजधानी पटना में राजद के प्रदेश कार्यालय के पास लगे पोस्टर के कारण बिहार की राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर निशाना साधने लगे हैं। दरअसल राजद के प्रदेश कार्यालय के पास एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है। अब इस पोस्टर के लगाए जाने के बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों ने इस मामले पर तंज कसा है। आपको बता दूं कि आरजेडी के पटना में कार्यालय के पास अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रंजीत रजक की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि लालू प्रसाद को भारत रत्न दिया जाए। इस पोस्टर पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के साथ ही राजद के तमाम नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई है। इस पोस्टर के लगाए जाने के बाद बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न की बात करने से ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। लालू प्रसाद को किस बात के लिए भारत रत्न देने की जरूरत है? क्या बिहार में अपहरण को उद्योग का दर्जा देने के लिए उन्हें भारत रत्न दिया जाए, या फिर बिहार की कई
पीढ़ियों को गर्दिश में ढकेलने के लिए उन्हें भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने सवाल किया है कि बिहार से बाहर उद्योगपतियों को खदेड़ने या फिर यहाँ पर हुए नरसंहार के लिए भारत रत्न उन्हें दिया जाए। लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग करना वास्तव में भारत रत्न जैसे सम्मान का अपमान करना है। ऐसे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। ये मानसिकता दिवालियापन का परिचय देता है। वहीं पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार सिंह ने कहा कि आज भारत रत्न जैसा महत्वपूर्ण पुरस्कार भी लज्जित हो गया होगा। लालू प्रसाद अनमोल रत्न है। यह वे होटलवाड़ जेल के कैदी नंबर 3551 रत्न है। वे बेउर जेल के रत्न, सीबीआई के रत्न, परिवारवाद के रत्न, कब्रिस्तान की घेराबंदी का आरोप लगाने वाले पार्टी के रत्न। लालू प्रसाद ऐसे राजनीतिक नमूना है जिसको देख करके रत्न को भी शर्म आ जाता है। जब भारत रत्न तो बहुत बड़ी चीज है। अपनी तुलना जननायक कर्पूरी से किया जाना, लालू प्रसाद अपनी जग हंसाई खुद करवाते हैं। दोस्तों, बिहार में जल्द ही 10,332 पदों पर ट्रैफिक पुलिस की भर्तियां निकलने वाली है। जी आपको बता दूं कि अगर आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं और ट्रैफिक पुलिस के पद पर भर्ती होने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आप भी इच्छुक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। तो आपका क्योंकि सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जल्द ही बिहार राज्य में 10,300 से अधिक पदों पर ट्रैफिक पुलिस की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार ट्रैफिक पुलिस 2024 के लिए बिहार राज्य के लगभग 28 जिलों के यातायात थानों के लिए 4,215 ट्रैफिक पुलिस के पदों पर भर्ती की जाएगी, जबकि हाईवे पेट्रोलिंग योजना के लिए लगभग 1560 ट्रैफिक पुलिस की भर्ती की जाएगी। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद शराब पीते हैं, इसलिए उनको लगता है कि बिहार में शराब बिक रहा है। जब बिहार में शराबबंदी है, अगर चोरी छिपे लोग पीते हैं तो फिर क्या किया जा सकता है। तेजस्वी शराब की तस्करी में लीन रहते हैं या फिर करवाते हैं, इसलिए इनको इस बारे में ज्यादा जानकारी है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत पर जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में लोग चोरी छिपे शराब पीते हैं और इसका कोई भी आंकड़ा नहीं। यह तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं तो वो खुद शराब पीते होंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव अगर घर घर शराब बिकने की बात कर रहे हैं तो फिर वे खुद शराब तस्करी में लीन होंगे। आपको बता दूं कि हाल के दिनों में बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की जान जाने के बाद सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है, घर घर शराब बिकती है।